हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी एक नई रिपोर्ट निकल कर आई है सेंटर ऑफ साइंस रिसर्च एंड इन्वायरमेंट दिल्ली की, बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी। और उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे इंडिया में जो भी कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर का वेस्टेज कर रहे हैं। और जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, जो सीपीसीबी ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बनाए हैं या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बनाई है, उसे वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये अभी न्यूज़ में आया है, क्यों आया है, क्या इसके पीछे कारण है, क्या इसकी इश्यूज हैं इससे रिलेटेड, और कैसे इसे इम्प्रूव किया जाता है सकता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखें। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पेपर 1 में, चाहे ज्योग्राफी का पेपर हो गए, क्वेश्चन हो गए फर्स्ट पेपर यूपीएससी की, या फिर पेपर 3 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स में, ये बहुत काम आने वाला है। ऐसे टॉपिक्स पर हमेशा क्वेश्चंस यूपीएससी में आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये न्यूज में क्यों है। तो न्यूज में रहने का, जैसा मैंने अभी बताया, कि कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जितने भी हैं वो रैम्पेंटली फ्लॉन्ट कर रहे हैं जो रेगुलेशंस बनाए गए थे वाटर कंजम्पशन के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और सीपीसीबी के तरफ से 2015 में। और उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ये लोग उसे प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर इसी चीज पे स्टडी की सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने, ये दिल्ली बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बेसिकली इन्वायरमेंटल चीज़ों पे ही स्टडी करती है और उसकी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, मिनिस्ट्रीज को भी सबमिट करती है ताकि वो उस पर फर्दर एक्शन ले सके। तो इनकी रिपोर्ट में ये चीज़ निकल कर आई है कि जितने भी कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं वो अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपनी वाटर कंजम्पशंस का। तो यहाँ पे देखिए, जो इशू है, इशू इन हैंड जो है, उसमें ये चीज़ कहा गया है कि लगभग आधे जो ऐसे हैं फ्रेश वाटर बेस्ड जो भी कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं वो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं 2015 के वाटर कंजम्पशन स्टैंडर्ड से। तो वाटर कंजम्पशन जो स्टैंडर्ड थे उसमें ये चीज था, पहले जैसे पुराने समय में क्या होता था कि 7 मीटर क्यूब पर आवर पर मेगावाट के हिसाब से यहाँ पर वाटर कंजम्पशन होता था। 2015 में इसे घटाकर कर दिया 3.5 मीटर क्यूब, और इसमें एस हैंडलिंग वगैरह सारा कुछ इंक्लूडेड था। तो इस चीज को, इस नॉर्म को ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इसके पीछे का मेजर रीजन ये है कि इसे फॉलो करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीधे लगभग आधा कर दिया गया है इनका कंजम्पशन जो है वाटर का, वो रिड्यूस करके 50% कर दिया गया है। और इसमें इसे कंप्लाई करने के लिए इन्हें बहुत सारे टेक्निकल एडवांसमेंट चाहिए थे, बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए थे, इंप्रूवमेंट चाहिए थे इनके पूरे ऑपरेशंस में, जिसमें कि इन्हें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगने वाला था। तो इसी चीज को इन्होंने वियोलेट करना चालू कर दिया। और ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं, ऐसी भी बातें नहीं है। ये सारे जो पावर प्लांट्स हैं भी वो स्टेट ओन्ड है, मतलब सरकारी कंपनियां ही सरकारी नियम कानून की बखियां उधेड़ रहे हैं, उन्हीं के बनाए हुए कानून वो खुद नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच का समन्वय नहीं बैठने की बात हो है। अब यहाँ पर देखिए, जो सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, जो लोग इस रूल को नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसको वियोलेट कर रहे हैं, इस रेगुलेशंस के अंडर में अपने प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो प्लांट्स हैं वो कंसंट्रेटेड है उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में। और यहाँ पर सबसे बड़ी इशू इनके साथ यही है कि ये दोनों जो स्टेट्स हैं वो वाटर स्कार्स रीजन्स हैं। महाराष्ट्र में भी हमें पता है ऑलरेडी कि यहाँ पर विदर्भ रीजन हो गया, या मराठवाड़ा रीजन है, या फिर उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का रीजन है। ये सारे रीजन जो है वो वाटर स्कार्स रीजन है। और यहाँ पर अगर अंडर रिपोर्टिंग होती है, नॉर्म्स फॉलो नहीं होते हैं प्रॉपरली, तो ये ऑलरेडी ऐसे रीजन है जहाँ पर की पानी की कमी है। और वहाँ पर अगर ये लोग नियम कानून को न फॉलो करते हुए ज़्यादा वाटर कंजम्पशन करते हैं तो गर्मी के सीजन में यहाँ पर सिचुएशन और ख़राब हो जाती है।
और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से जो लैकलस्टर नॉर्म है, जो गलत नियम है, वो है सेल्फ रिपोर्टिंग सिस्टम। तो अपनी गलतियां खुद कौन उजागर करता है, और इसी के कारण यहाँ पर हो रहा है क्या कि सेल्फ रिपोर्टिंग होने के कारण मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स, वो अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो एक्चुअल अमाउंट बता ही नहीं रहे हैं कि वो कितना वाटर कंजम्पशन कर रहे हैं। और इसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कंजर्वेशन है उसे पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया जा रहा है, और इस नेग्लिजेंस में इनके साथ लिप्त है कौन, रेगुलेटरी ऑथोरिटीज, क्योंकि वो भी इन सब नियम कानून के जो 2015 में बनाए गए थे, इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो प्रॉपर ओवरसाइट नहीं रख रहे हैं, वो जो भी सेल्फ रिपोर्टिंग हो रही है इस पे ये चीज गौर कर ही नहीं रहे हैं कि यहाँ पर ये सेल्फ रिपोर्टिंग जो हो रही है वो सही है या नहीं है, वो एक्चुअल है या नहीं है। और यहाँ पर उसके कारण ये जो कंपनीज है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज, स्टेट ओन्ड कंपनीज, ये इस चीज में कैपेबल है कि वो गलत जानकारी दे रहे हैं गवर्नमेंट को और रेगुलेटरी ऑथोरिटीज को। और इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट को दिक्कत है या आम जनता को दिक्कत है, अगर पानी की कमी ज्यादा होगी तो उसकी कम अवेलेबिलिटी के कारण ये जो सेक्टर है इसकी खुद की इकोनॉमिक वायबिलिटी, इकोनॉमिक सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इन्हें खुद फंक्शन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पानी इनके प्रोसेस को, इनके फंक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बहुत ही मेजर इनपुट है। हर तरह के प्रोसेसेस में इन्हें यहाँ पर पानी चाहिए होता है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कि सबसे बड़ी चीज जो दिक्कत आ रही है अंडर रिपोर्टिंग की, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कोई यूनिफॉर्म फॉर्मेट नहीं, कोई यूनिफॉर्म परफॉर्मर नहीं बना रखा है गवर्नमेंट ने, न तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने, न सीपीसीबी ने, कि आपको इस हिसाब से डेटा गैदर करना, इस हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करनी, कोई फॉर्मेट ही नहीं है। तो जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी जो प्लांट्स हैं, वहाँ की ऑथोरिटीज अपने हिसाब से जो डेटा होता है उसे कंपाइल करके गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो जो वेरिएबिलिटी है डेटा की, उसके कारण यहाँ पर एनालिसिस में दिक्कत हो जाती है, और प्रॉपर एनालिसिस नहीं होने के कारण प्रॉपर ओवरसाइट भी रखना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि कोई थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग या वेरिफिकेशन का सिस्टम है ही नहीं डेटा का, और उसके कारण यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये यहाँ पर आप देखिए कि इंडिया में लगभग 54% ऐसे रीजन है, इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 54% जो रीजन है वो वाटर स्ट्रेस्ड रीजन है, ठीक है। और उसमें यहाँ पे 48% जो ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रिपोर्टिंग की गई है कि ये लोग अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो इन्हीं 54% की ज्योग्राफिकल एरिया में है। यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर ये जो रेड से पूरा डार्क से दिखाया गया है, ये सारे वाटर स्कार्स रीजन हैं, यहाँ पर वाटर स्ट्रेस की सिचुएशन पहले से बनी हुई है। और उसके बाद 48% ऐसे पावर प्लांट्स, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जो हैं सो लोकेटेड हैं इसी रीजन में, और उसके कारण यहाँ पर ये दिक्कतें आ रही हैं कि बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता है कि गर्मी के मौसम में जब वाटर स्ट्रेस बढ़ जाता है तो इनकी फंक्शनिंग बंद भी करनी पड़ी है बहुत सारे रीजन्स में, चाहे वो महाराष्ट्र का आपका नागपुर चंद्रपुर का रीजन हो, या यहाँ पर तेलंगाना का रीजन हो, या कड़प्पा रीजन हो, या यहाँ पर वेस्टर्न यूपी का एरिया हो, या यहाँ पर वाडमेर का रीजन हो, चाहे राजस्थान में। तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर उनकी खुद की इकोनॉमिक वायबिलिटी, खुद की जो सर्वाइवल है उस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, फिर भी वो लोग नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की अभी जरूरत है। तो यहाँ पर जो प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिसमें कि वाटर यूज होता है कोल फायर्ड पावर प्लांट में। तो सबसे पहली चीज जो है वो कूलिंग सिस्टम और कंडेंसर, जो प्लांट के ऑक्सिलरीज होते हैं उसमें। यहाँ पर
इसकी रिक्वायरमेंट होती है वाटर की सबसे ज़्यादा। कूलिंग सिस्टम में कूलिंग टावर जो होता है उसमें, और जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं उसमें यहाँ पर पानी की ज़रूरत पड़ती है उन्हें ठंडा रखने के लिए, चाहे वो डिफरेंट मशीनरीज हो गए, चाहे वो पूरी प्रोसेस लाइन हो गई। तो इन सब जगहों पर यहाँ पर जो हीट जनरेट होता है उनकी फंक्शनिंग के कारण, तो वहाँ पर इसे ठंडा रखने के लिए, ताकि प्लांट में कोई भी माल फंक्शनिंग ना आए, यहाँ पर पानी की जरूरत पड़ती है। सेकेंड थिंग है एस हैंडलिंग में। अब जब भी 1 मेगावाट की जो पावर जनरेशन होती है तो वहाँ पर लगभग 140 केजी का एस जनरेट होता है। इतना एस जनरेट होता है कोल बर्न होने के बाद। तो इसे हैंडल करने के लिए यहाँ पर जो भी एस जनरेट होता है वहां पर चाहे तो सेटल्ड एस हो जो कि 80% होता है, या फिर 20% जो फ्लाई एस होता है जिसकी ट्रैपिंग की जाती है, और उसके बाद स्लरी के फॉर्म में ये टोटल अमाउंट जो है सो एस पॉन्ड में ले जाकर डंप किया जाता है। हालांकि अभी यहाँ पर ड्राई एस हैंडलिंग का सिस्टम भी डेवलप हो गया है, लेकिन ये यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स में अभी तक यूज नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर पावर साइकिल मेकअप है। पावर साइकिल मेकअप में क्या होता है कि देखिए मोस्ट ऑफ द कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है वो स्टीम टरबाइन पे वर्क करते हैं, और यहाँ पर स्टीम जनरेशन के लिए फिर से वाटर का ही यूज होता है। तो यहाँ पर जब स्टीम जनरेशन के लिए वाटर का यूज होता है तो कुछ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं, बॉयलर ब्लो ऑफ होता है। तो इन सब के कारण जो वाटर लेवल डिप होता है उसे फिर से वर्किंग फंक्शनिंग लेवल तक लाने के लिए और वाटर ऐड किया जाता है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पानी जाता है। उसके बाद यहाँ पर है इक्विपमेंट कूलिंग सिस्टम, डिफरेंट बेरिंग्स हो गए, मूविंग पार्ट्स हो गए, इन सब जगहों पे यहाँ पर कूलिंग की जरूरत पड़ती है। फिर यहाँ पर है सीपीयू रीजनरेशन इफ एप्लीकेबल। तो ये सीपीयू रीजनरेशन में तो ज़्यादातर मेजर यहाँ पर पानी की जरूरत पड़ती नहीं है, शायद ही कभी एप्लीकेबल हो पाता है कि यहाँ पर जरूरत पड़ जाए। बट यहाँ पर देखिए एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। एयर कंडीशनिंग में एक मेजर इशू होता है वहाँ पर जो प्रॉपर ह्यूमिडिटी लेवल है पूरे प्लांट के इन्वायरमेंट का, उसे मेंटेन करना, और इसमें भी पानी जो है स्प्रिंकल किया जाता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी की जरूरत पड़ती है। प्लस यहाँ पर क्या होता है वेंटिलेशन सिस्टम में भी स्प्रेइंग का यूज होता है डस्ट वगैरह को सेटल करने के लिए। फिर कोल डस्ट सप्रेशन, जो क्रश्ड कोल रहते हैं डंप में जिन्हें कि बॉयलर में फीड किया जाता है स्टीम जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पर उस पर भी पानी स्प्रिंकल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर उस पर स्प्रिंकल नहीं किया जाएगा तो उसकी डस्ट उड़ेगी और वहां से फिर पार्टिकुलेट मैटर्स जो है वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगे, और उससे जो पार्टिकुलेट मैटर्स का कंसंट्रेशन है आसपास के इन्वायरमेंट में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है कि कोल जो है एक टाइम के बाद खुद ब खुद बर्न कर जाता है, तो यहाँ पर ये भी देखना पड़ता है कि कोल की जो सेल्फ बर्निंग नेचर है उसे भी कंट्रोल करना है। तो ज्यादा दिन तक कोल को डंप करके भी बिना पानी डाले आप उस पर नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी इशू क्रिएट होता है। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि सर्विस वाटर सिस्टम, जो भी डिफरेंट नेसेसिटीज हैं प्लांट में, इतने सारे वर्कर हैं तो उनके भी बहुत सारे नेचुरल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसमें भी पानी की जरूरत है। फिर ड्रिंकिंग वाटर जो पोर्टेबल वाटर है यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, गार्डनिंग में रिक्वायरमेंट है। फिर इवोपोरेशन लॉसेस जो होते हैं वाटर रिजर्वायर के, फ्रेश वाटर रिजर्वायर के, तो यहाँ पर इसमें भी बहुत ज़्यादा वाटर लॉसेस होते हैं, क्योंकि जो सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा रिजर्वायर का उतना ज़्यादा इवोपोरेटिव सरफेस वहाँ पर अवेलेबल होगा और उतनी ज़्यादा इवोपोरेशन लॉसेस पानी की होगी। तो यहाँ पर तो अभी एक नॉर्म डेवलप किया गया है कि आप जो है डेप्थ ही बढ़ा दीजिए, डेप्थ बढ़ा दीजिए वाटर की जो रिजर्वायर है उसकी, और वहां पर उसके बाद आप इसकी इवोपोरेशन लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर अब क्या है कि इतने सारे इश्यूज तो हो गए, अब इसे कंट्रोल कैसे करना है, तो कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे मेजर्स हैं।
सबसे पहला तो है कि आप रोबस्ट रेगुलेटरी एंड मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल डेवलप कीजिए। जो भी आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो जो नेग्लिजेंस दिखा रही हैं, वो जो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, उन पे लगाम कसना चाहिए। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट प्लस सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन दोनों को मिलकर यहाँ पर प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉर्मेट तैयार करना चाहिए और उसके बाद उसकी लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करनी चाहिए। फिर यहाँ पर है यूनिफॉर्म फॉर्मेट। जैसा कि हमने पीछे देखा कि जो डेटा कंपाइलेशन का प्रोसेस है डिफरेंट प्लांट्स का, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर प्रॉपर एक फॉर्मेट पहले बनाकर देना पड़ेगा कि आपको इसी हिसाब से डेटा कंपाइल करना है डिफरेंट हेड्स के अंदर में, और उसके बाद पूरी डेटा आपको सबमिट करनी है। उसके बाद यहाँ पर स्पेसिफिक जो है वाटर कंजम्पशन कितना हो रहा है, वाटर कंजम्पशन ब्रेकअप जो है कि कितना टोटल हुआ वाटर कंजम्पशन, सो ठीक है। उसके बाद किस किस फील्ड में कितना कंजम्पशन हुआ वो भी आपको डेटा में कंपाइल करना है। और उसके बाद यहाँ पर इंश्योर करना है जीरो डिस्चार्ज, यानी कि वाटर का जो वेस्टेज है उसे आपको इंश्योर करना है कि वो जीरो हो, ताकि यहाँ पर जितना भी जो आपका वाटर जनरेट हो रहा है वेस्ट वाटर, आप उसे रिसाइकल करें, उस पे एफर्ट लगाएं। क्योंकि एक हेड के अंदर कोई वाटर अगर यूज हो गया, जैसे कहीं पे वाटर अगर कूलिंग टावर में या कहीं पे और हो गया, और रिसाइकल करके उसे अगर हम लोग गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये 3 हेड्स में स्पेसिफिक यहाँ पर डेटा कंपाइल करना जरूरी है। प्लस यहाँ पर क्या है कि फुल फ्लेज्ड वाटर ऑडिट्स होनी चाहिए इन कंपनीज की, क्योंकि ये जो सेल्फ रिपोर्टिंग का सिस्टम है ये फ्लॉड सिस्टम है। यहाँ पर उनकी जो फाइलिंग हुई है, उनकी जो डेटा आई है, उसके बाद उसमें जैसे ही यहाँ पर फुल फ्लेज्ड ऑडिट की बात हो जाएगी, वाटर ऑडिट होगा, प्लस उनकी वाटर बैलेंस शीट की जो स्टडी है वो की जाएगी कि इन्होंने सही रिपोर्टिंग की है कि नहीं, तो जाकर उन पर प्रेशर क्रिएट होगा, तो जाकर वो रिस्पॉन्सिबल हो पाएंगे कि हाँ हमें वाटर की प्रॉपर बजटिंग करनी है, प्रॉपर उसका डेटा कंपाइल करना है, प्रॉपर उसकी रिपोर्टिंग करनी है और प्रॉपर बैलेंस शीट तैयार करके देना है, तभी जाकर हम बच पाएंगे। अदरवाइज ऑडिट में पकड़े जाएंगे और उसके बाद फिर जो भी है एक्शन हम पर लिए जा सकते हैं। प्लस यहाँ पर देखिए क्या है कि जो भी ये लोग रिपोर्ट फाइल करते हैं उसमें ये चीज भी मेंशन किया होना चाहिए कि कितना स्कोप है आपके यहाँ वाटर कंजर्वेशन का, वाटर रिसाइकलिंग का और वाटर रीयूज का विद इन द प्लांट, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है जीरो डिस्चार्ज की। तो जीरो डिस्चार्ज इंश्योर करने के लिए ये 3 जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं इस पे यहाँ पर ध्यान देना इन्हें बहुत ही जरूरी होगा, तभी ये इंश्योर कर पाएंगे कि हमारे यहाँ जीरो डिस्चार्ज हो रहा है। और ये चीज इंश्योर अगर करेंगे तो जो नॉर्म है 3.5 मीटर क्यूब पर आवर पर मेगावाट का, ये यहाँ पर ये लोग इंश्योर कर पाएंगे कि फुलफिल हो रहा है। प्लस यहाँ पर क्या है कि एनुअल वाटर ऑडिट रिपोर्ट इन्हें मस्ट कर देना चाहिए कि इन्हें सबमिट करना ही करना है रेगुलेटरी बॉडीज के साथ, अलोंग विथ जो इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट्स है कि उनके वाटर यूज के कारण वहां पर क्या क्या इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है एबनॉर्मल क्रिएट हो रहे हैं, प्लस यहाँ पर जो वाटर ये लोग यूज कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, उससे कितना इन्वायरमेंटल डैमेज रोका भी गया है। तो ये दोनों हेड को भी यहाँ पर फुलफिल करने की जरूरत है। प्लस यहाँ पर पीरियोडिक कैलिब्रेशन करना चाहिए इनके भी जो रॉ वाटर के मीटर्स हैं, ताकि यहाँ पर ये कभी भी अंडर रिपोर्टिंग ना हो पाए, फ्लॉड डेटा ना आए कि इन्होंने पानी कितना निकाला है। मीटर अगर फ्लॉड रहेगा तो प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी कि इन्होंने कितना फ्रेश वाटर ड्रॉ किया है, और उसके बाद ये लोग वहां से बचकर भाग सकते हैं। तो ये इनकी कैलिब्रेशन प्रॉपर टाइमिंग से जरूरत है। प्लस इस कैलिब्रेशन का पूरा जो डेटा है, रिपोर्ट है, वो सबमिट करना पड़ेगा इन्हें रेगुलेटरी एजेंसीज के साथ। अगर ऐसा होता है तो फिर ये पानी की चोरी नहीं कर पाएंगे, तो फिर यहाँ पर सिस्टम इनका सही रहेगा, ये लोग प्रॉपर अडेयर करेंगे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे। और यहाँ पर ये भी रिव्यू करना चाहिए टाइम टू टाइम
कि जो वाटर कंजम्पशन के नॉर्म्स हैं ये प्रॉपर ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और इसे जो रिव्यू है इसे इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए यहाँ पर अथॉरिटीज को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट हो, चाहे वो सीपीसीबी हो, चाहे वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो। तो ये तीनों अथॉरिटीज को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी नॉर्म्स ये लोग बना रहे हैं वो प्लांट्स प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं, ये सारी चीजें इन्हें ध्यान देने की जरूरत है। प्लस यहाँ पर देखिए कि इन्हें डेडलाइंस भी देने चाहिए, ताकि जो भी ये नहीं कंप्लाई कर रहे हैं, जो भी प्लांट्स जो भी जीरो डिस्चार्ज इंश्योर नहीं कर रहे हैं, जो भी इनके नॉर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर वो डेडलाइन को यहाँ पर वियोलेट करते हैं, डेडलाइन नहीं मीट कर पाते हैं, तो उन पर क्या फाइन लगेगी, क्या एक्शंस लगेगी, क्या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को झेलना पड़ेगा, ये सारी चीजों की यहाँ पर क्लियर कट मेंशनिंग करनी चाहिए विथ डेडलाइंस। और ये चीज प्रायोरिटाइज करना चाहिए इन प्लांट्स में। सबसे पहले जो वाटर स्कार्स रीजन है इंडिया के, जो 54% हमने ज्योग्राफिकल एरिया का टोटल का देखा कि जो वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स हैं, इन सब रीजन्स में जितने भी पावर प्लांट्स स्टेब्लिश किए गए हैं, जो यहाँ पर फंक्शनल है, सबसे पहले उन पे ये एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये जो रीजन्स है, टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि समर सीजन में यहाँ पर पानी की दिक्कत हो जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि रेलवे के टैंकर से इन रीजन्स में पानी पहुंचाना पड़ा है ताकि वहां की आम जनता को दिक्कत न हो। तो अगर ये सारी चीजें इन सब रीजन्स में पहले से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी प्रॉपरली, तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है उसके इस्तेमाल से भी इन सब रीजन्स में वाटर स्ट्रेस को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, अगर ये लोग एक्वीफर्स को पहले ही वहां पर कंप्लीटली सक आउट न कर ले, पानी वहां का खत्म न कर दे। तो ये सारे मुद्दे हैं। अब इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि पावर प्लांट्स में प्रॉपर अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए जाएं तो कैसे बहुत सारे रीजन्स के जो वाटर स्ट्रेस का सिचुएशन है उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर पावर प्लांट में क्या क्या रेगुलेटरी मेजर्स की जरूरत है जिससे कि वाटर स्ट्रेस रीजन में वाटर स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और नॉलेजेबल चीज़ों के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें। हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।